नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। खबर यह है कि महाराष्ट्र में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। जी हां, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए नागपुर, अकोला के बाद अब पुणे और पनवेल में भी नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया है। पुणे में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, जो आज से 31 मार्च तक लागू रहेगा। इतना ही नहीं, 31 मार्च तक सभी स्कूल, कॉलेज को बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही पुणे में होटल और बार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। ये नियम मॉल, थिएटर पर भी लागू होंगे। जबकि पनवेल में आज से यानी 12 मार्च से 22 मार्च तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, रात के 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। और महाराष्ट्र में जो आंकड़ों की बात हमने की, पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 14,317 नए मरीज मिले हैं, जो इस साल में एक दिन में सबसे ज्यादा मामले हैं। जी हां, बीते साल अक्टूबर में एक दिन में 14,578 नए मामले मिले थे और उसके बाद ये सबसे ज्यादा मामले हैं। मतलब ये कि अक्टूबर की स्थिति में एक बार फिर से महाराष्ट्र पहुंच गया है। आपको बता दें कि 14 फरवरी से महाराष्ट्र में कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और इसीलिए अलग अलग फैसले भी लिए जाने लगे हैं। ग्राउंड सिचुएशन अब क्या है और क्या तैयारी चल रही है, इस पर डिटेल जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता अनुराग शाह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग, महाराष्ट्र सरकार एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है। अब तो नागपुर, अकोला के बाद पुणे और पनवेल में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। क्या ग्राउंड सिचुएशन है इस वक्त और क्या प्लानिंग सरकार के स्तर पर चल रही है? देखिए, लिस्ट काफी लंबी है जहां पर आंशिक कर्फ्यू लगाया गया है। नागपुर में तो पूरी तरह से लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, लेकिन कई सारे जो शहर है महाराष्ट्र के जहां पर आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है। पुणे की आपने बात करी, इसके बाद औरंगाबाद, अकोला, परभनी, थाने के अंदर कई सारे इलाके, फिर मैं और बात करूं तो जलगांव, औरंगाबाद, ऐसे कई सारे जो महाराष्ट्र के अलग अलग छोटे छोटे शहर है जहां पर आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है, क्योंकि जो नंबर ऑफ केसेस है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ये अक्टूबर के स्तर पे पहुंच गए हैं और अचानक जो सर्ज भी है वो 30%, 40% तक दिख रही है। हफ्ते के दर हफ्ते देखे या फिर महीने दर महीने देखे तो ये सर्ज काफी ज्यादा है। तो इसी को देखते हुए एहतियातन के तौर पे आंशिक जो है लॉकडाउन कई सारे शहरों में लगाया गया है। इसकी एक वजह यह भी है आंशिक लॉकडाउन की, क्योंकि जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उनकी तरफ से महाराष्ट्र सरकार को 2-3 अलग अलग मेमोरेंडम दिए गए हैं कि लॉकडाउन की स्थिति नहीं आए पूरी तरह से, क्योंकि आगे ही काफी ज्यादा सफर जो है इंडस्ट्री कर चुकी है। तो इसको देखते हुए भी जो है सरकार जो है आंशिक लॉकडाउन पर फोकस ज्यादा कर रही है। मतलब नाइट का लॉकडाउन या फिर शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक का लॉकडाउन या वीकेंड लॉकडाउन, ये जो है सरकार का ज्यादा फोकस है, क्योंकि इंडस्ट्री बार बार महाराष्ट्र सरकार से कह रही है कि पूर्ण लॉकडाउन अगर होता है तो इंडस्ट्री को काफी ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए उस तरफ सरकार को नहीं बढ़ना है। हालांकि कल जो उद्धव ठाकरे ने अपना वैक्सीन लगाने के बाद कहा कि वो अगले 3-4 दिन की स्थिति पे ध्यान देंगे, उन 3-4 दिन में क्या स्थिति होती है उसके ऊपर जो है और लॉकडाउन, कठोर लॉकडाउन पे विचार किया जाएगा। एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, जो एमपीएससी की परीक्षा होने वाली थी रविवार को, वो भी कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से उस परीक्षा को टाल दिया गया। उसको लेकर काफी ज्यादा हंगामा हुआ। अलग अलग शहरों के अंदर जो छात्र है वो सड़कों पे आ गए। फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खुद रात को 8:30 बजे आकर एक संबोधन करना पड़ा जनता को, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना की स्थिति काफी चिंताजनक है। इसी वजह से उन्होंने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करते हुए जो परीक्षा को टाल दिया गया है। अब जो इन्विजिलेटर से लेकर जो परीक्षा के सेंटर्स होंगे वहां पर ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर जो इन्विजिलेटर होंगे वो कोरोना टेस्ट के बाद आएंगे। तो ये तमाम एहतियात जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ केसेस है उनमें काफी जबरदस्त सर्ज है। ओके, हाँ ठीक है। तो मतलब आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसलिए सरकार अलर्ट पे है और अलग अलग फैसले सरकार के स्तर पर हो रहे हैं। लेकिन हालात महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा खराब हैं, लेकिन दिल्ली के हालात भी अब बिगड़ने लगे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 400 से ज्यादा मामले आए हैं। फिलहाल दिल्ली में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 6,42,439 पर पहुंच गई है। हालांकि 24 घंटे में ही 286 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो
वहां भी आंकड़े बढ़ रहे हैं और वहां की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है ये बताने के लिए जी मीडिया संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, महाराष्ट्र में तो अलग अलग फैसले हो रहे हैं नाइट कर्फ्यू का, क्या दिल्ली में भी कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही है क्या? मृत्युंजय, आप ठीक तरफ इशारा कर रहे हैं। इस इशारे के पीछे जाहिर तौर पे जो आप वजह बता रहे हैं वही सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में आंकड़े बढ़ रहे हैं तो वैसी ही स्थिति दिल्ली की ना हो जाए। और उसके पीछे एक बड़ा तर्क ये भी हो सकता है कि चूंकि ट्रैवलिंग दिल्ली और महाराष्ट्र के बीच में जबरदस्त होती है तो उसका महाराष्ट्र का असर कहीं दिल्ली पे ना आ जाए, इसीलिए इस वक्त दिल्ली सरकार भी बेहद गंभीरता से वो जो तमाम कदम है उन पर विचार कर रही है। ये क्या कदम हो सकते हैं? सबसे पहला तो यह है कि जो सोशल गैदरिंग है उस वहां पर लोगों की जो संख्या है उसको कम करने पर विचार किया जा रहा है। दूसरा यह है जो पब्लिक प्लेसेस है वहां पर समय की पाबंदी लगाई जा सकती है, मसलन रेस्टोरेंट में, पब में या फिर जो इस तरीके के पब्लिक गैदरिंग स्पॉट्स है वहां पे समय की पाबंदी लगाई जा सकती है। फिलहाल ये इस पर विचार किया जा रहा है। तीसरा यह है कि जो फेस्टिवल्स मनाने के लिए अक्सर जो छूट दी जाती थी वो छूट पर इस वक्त ब्रेक लग सकता है। आपको पता है कि मार्च के महीने में कई त्योहार, सबसे बड़ा त्योहार होली आने वाला है और होली से पहले ही जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं तो इससे राज्य सरकार और साथ ही केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय काफी चिंतित नजर आ रहा है। तो माना यह जा रहा है कि अगर आंकड़े यूं ही बढ़ते रहे आने वाले दिनों में तो ये जो सख्त कदम जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो पब्लिक गैदरिंग पे ब्रेक लगाना हो, रात 9 बजे के बाद आप होटल या रेस्टोरेंट नहीं जा सकते, इस तरीके के जो कदमों पर इस वक्त राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। एक बार आंकड़ों के जरिए भी आप देख लीजिए मृत्युंजय कि दिल्ली में गुरुवार को यानी कि 11 मार्च को 409 केस सामने आए हैं, जबकि यहां से ठीक 2 महीना पहले 8 जनवरी को 444 केस आए थे। उसके बाद ग्राफ गिरा था तो ये काफी दिल्ली से उत्साहित नजर आ रही थी। लेकिन एक बार फिर जो यू टर्न इस वक्त नजर आ रहा है तो उसके पीछे केंद्र सरकार की वजह ये बताई जा रही है उनकी तरफ से कि जो लोगों में लापरवाही है, टेस्टिंग में भी कुछ जो कमी आई है और साथ ही लोगों के अंदर ये जो एटीट्यूड आ गया है कि चूंकि अब कोरोना वैक्सीन भी उपलब्ध है तो कोरोना वैक्सीन लगवा लेंगे तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो ये जो 3 प्रमुख कारण हैं जिसके चलते ये जो महामारी जिसपे हम काफी हद तक सफल हो रहे थे इसको रोकने में, वो अब एक बार फिर से बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जी बहुत शुक्रिया समीर आपका और अनुराग आपका इन दोनों शहरों से ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए। तो हम आपको यही कहेंगे कि आप अलर्ट रहें, सतर्क रहें और अपने इलाके में लॉकडाउन को टालें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चलते हैं पश्चिम बंगाल और वहां पर राजनीतिक सरगर्मी लगातार तेज हो रही है और चुनावी रण में नंदीग्राम की सीट से ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी आमने सामने तो हैं ही। आज नंदीग्राम सीट से बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी ने पर्चा भर दिया है। नामांकन से पहले शुवेंदु ने मंदिरों में दर्शन किया। उनके साथ 3 केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बाबुल सुप्रियो और धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहे। शुवेंदु अधिकारी ने ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी एक प्राइवेट कंपनी की तरह हो चुकी है। ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद का उम्मीद करता हूँ। मेरा पूरा विश्वास है जनता इस बार भाजपा का साथ देगा और मोदी जी का दर्शन और बंगाल में असली परिवर्तन के लिए जनता इस बार भाजपा को ही लाएगा। कितना टफ कंपटीशन होगा? ममता बनर्जी अभी विजिट कर रही है। कोई टफ कंपटीशन की सवाल ही नहीं है। भाजपा ने 2019 में 18 पार्लियामेंट सीट जीता। इस बार भारी अंतर से अच्छा सीट लेकर एक मजबूत सरकार बनाएगी। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और इस बीच ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए हमारे साथ कोलकाता से जी मीडिया संवाददाता मोहित्री जुड़ रही हैं। मोहित्री, बताइए सियासी पारा अभी है क्या वहां का, क्योंकि नंदीग्राम हॉट सीट है और वहां पर आज शुवेंदु अधिकारी ने पर्चा भरा है। तमाम तरह के कयास और अटकलें लगाई जा रही हैं, बयानबाजी हो रही है। क्या देख पा रही हैं आप वहां पर? देखिए, अगर मैं शुरू से शुरू करूं तो अभी जो नंदीग्राम या फिर बंगाल की जो प्रेजेंट स्थिति है वो बहुत ही गर्मा गर्म है, क्योंकि एक तरफ तो है कि नंदीग्राम में आज शुवेंदु अधिकारी ने उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया और वहाँ पे फाइल करते वक्त सिर्फ उन्होंने ही नहीं, जो स्मृति ईरानी जी थी उन्होंने भी ममता बनर्जी के खिलाफ बहुत कुछ बोले। और दूसरी तरफ जहाँ पे मैं खड़ी हूँ अभी यहाँ पे SSKM हॉस्पिटल में, वहाँ पे ममता बनर्जी खुद एडमिटेड है और ये जो माना जा रहा है, जो डॉक्टर से हमें पता चल रहा है कि वो आज ही छूट
सकती है थोड़ी देर में यहाँ से अस्पताल से। दूसरी तरफ दिल्ली में आज ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाके बिल्कुल सारे उनके साथ जो एविडेंस थे तृणमूल कांग्रेस के साथ, तृणमूल कांग्रेस एमपीओ ने जाके कंप्लेन करके आए हैं कि ये जो पूरा मामला था, ये पूरा गॉटअप था, ये पूरा अटैक जो था, ये प्लान्ड अटैक था ममता बनर्जी की ओर। और अभी जो जानने में आ रहा है कि बीजेपी की तरफ से भी, भाजपा की तरफ से भी एक डेलीगेशन जा रहा है ईसीआई की तरफ। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा, ये जो नंदीग्राम सीट है असेंबली सीट, इसको लेके एक तो ये हाई वोल्टेज सीट ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि ममता बनर्जी यहाँ से प्रतिद्वंद्विता कर रही है और उनके खिलाफ है उनके ही एक समय में उनके बहुत ही खास और बहुत ही क्लोज रहने वाले शुभेंदु अधिकारी, जो अभी उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो वैसे ये बहुत ही हाई वोल्टेज इलेक्शन होने वाली थी। उसके ऊपर 2 दिन पहले मुख्यमंत्री के साथ ममता बनर्जी के साथ जो इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद नंदीग्राम में जो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो कंप्लेन उठाई गई है, जो आरोप लगाए गए हैं बीजेपी की तरफ कि बोला गया है कि ये बीजेपी के जो समर्थक है उन्होंने किया है, ऊपर से बीजेपी की तरफ से ये जो आरोप है इनको बिल्कुल ही नकार दिया गया है। तो ये सब मिला के अभी माहौल बहुत ही गर्मा गर्म है और ये अभी देखना है हम लोगों को कि आज ममता बनर्जी अस्पताल से छूटने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने ये बोल दिया है कि वो व्हीलचेयर में भी अपनी सारी जो कार्यक्रम है वो जारी रखेंगी। तो अभी ये देखना है कि जब वो मंच पे उतरेंगी अपनी ये व्हीलचेयर में, अगर वो अपना कार्यक्रम बनाए रखते हैं तो वो कितना उनको पॉलिटिकल एडवांटेज मिलेगा, और ऊपर से बीजेपी की तरफ से या भाजपा की तरफ से या शुभेंदु अधिकारी ये सब जो आरोपी लगा रही है मुख्यमंत्री की ओर, वो कितना उनकी तरफ से वो कितना एडवांटेज लेके क्या जवाब देंगी ममता बनर्जी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा जब वो डिस्चार्ज होंगी अस्पताल से। बहुत शुक्रिया मोहित्री आपका इस ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। लेकिन जो जिक्र मोहित्री कर रही हैं कि जो आरोप यहां पर लगाए गए हैं ममता बनर्जी के ऊपर, उसका ममता बनर्जी क्या जवाब देंगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो लेकिन जो आरोप लगाए गए हैं, जो कहा गया है उनके बारे में ये जरा हम आपको सुना दें। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या कहा है, पहले आपको ये सुनाते हैं। देश को आजादी लाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी, उस बंगाल की आज क्या हालत है। नौजवानों की रोजगार नहीं है, माता बहनें सुरक्षित नहीं है, यहाँ कृषक की बदहाली है। मोदी जी सारा व्यवस्था करने के बावजूद यहाँ स्वास्थ्य सेवा पहुंच नहीं पा रही है। इसी के खिलाफ लोगों की नाराजगी है। विकास प्रमुख मुद्दा है। কিন্তু বাংলায় পরিবর্তন আসল মোদি করবেন। আর কি আসল পরিবর্তন মোদি করেছেন পুরো দেশে? প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান যোজনাতে দেশের 10 কোটি কৃষককে নরেন্দ্র মোদি 1 লাখ কোটি টাকা ব্যাংকের খাতায় দিয়েছে। কিন্তু বাংলার কৃষককে টাকা দিতে চাইল না।